Welcome back, class. Today we will discuss about the shape test of the aggregate. ठीक है। शेप टेस्ट में हम पढ़ेंगे फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। फ्लैकीनेस मतलब होता है कि एग्रीगेट कितना चपटा है, और इलोंगेशन इंडेक्स मीन्स वो कितना लंबा है। ये है फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज, और ये है इलोंगेशन इंडेक्स गेज। इसको आगे भी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, जो डेफिनेशन है किसी भी एग्रीगेट्स के फ्लैकी होने की, वो क्या है? द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट इज द परसेंटेज ऑफ by the weight of the particles whose least dimension means thickness is less than 0.6, either you can say 3 by 5 of their mean dimension। क्या कहना चाह रहा है ये? कि सपोज कोई एग्रीगेट्स है। आगे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक, दो और तीन तरह के कोई एग्रीगेट्स हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये कोई एक एग्रीगेट है, तो इसके कई सारे डायमेंशंस होंगे। जैसे ये एक डायमेंशन हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर आपका ये दो डायमेंशन हुआ, यहाँ पे तीन डायमेंशन हुआ। इसी तरह इसके पीछे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और डायमेंशन हुआ। तो जैसे कि अपने हमें पता है कि ये सपोज करो ये कोई एक क्यूब है। तो क्यूब में हमें कितने फेसेस मैक्सिमम दिखाई देते हैं? छह फेसेस। एक दो तीन हमारे आगे है, इसके नीचे एक है, इसके पीछे एक, तो टोटल सिक्स फेसेस है। तो इसी तरह जैसे ये भी एक एग्रीगेट है। अगर इसमें बात करें तो एक ये डायमेंशन हुआ, एक दो ये डायमेंशन हुआ, तीन डायमेंशन यहाँ हुआ, ये पूरा, ठीक है। चौथा डायमेंशन ये हुआ। तो कई सारे डायमेंशन है। इसमें से ये बात कर रहा है मीन डायमेंशन की। अगर हमें इस एग्रीगेट का मीन डायमेंशन निकालना हो, तो जितने भी इसके डायमेंशन है, ये एक फेस का डायमेंशन, दो फेस का डायमेंशन, तीन फेस का डायमेंशन, इन सभी को ऐड कर करके हमें जो टोटल नंबर ऑफ जितने फेसेस हैं उससे डिवाइड कर देना है, तो उससे उसका मीन डायमेंशन निकल करके आ जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है ये? कि कोई भी एग्रीगेट अगर हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये एग्रीगेट जो है, ये एग्रीगेट फ्लैकी है। फ्लैकी मीन्स चपटा एग्रीगेट्स है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एग्रीगेट्स फ्लैकी है? तो अगर कोई किसी भी एग्रीगेट का जो मीन डायमेंशन है, ठीक है, उसका कुछ एक अपना मीन डायमेंशन होगा, और उसका अपना एक कोई लीस्ट डायमेंशन होगा। जैसे कि अगर हम इस एग्रीगेट की बात करें, तो इसका ये वाला फेस हमें दिखाई दे रहा है कि ये काफी चपटा है। इधर से ये मोटा है और इधर से ये चपटा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इसका जो लीस्ट डायमेंशन है, अगर इसकी मीन डायमेंशन से के भी 3/5 से कम हो, या 0.6 से कम हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एग्रीगेट जो है, ये एग्रीगेट जो है ये फ्लैकी एग्रीगेट्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या बोल रहा है कि फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल हुज लीस्ट डायमेंशन, यानी कि किसी भी एग्रीगेट का जो सबसे कम वाला डायमेंशन है, जो सबसे मिनिमम डायमेंशन है, जिधर से वो एग्रीगेट हमें बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, उसका जो सबसे लीस्ट डायमेंशन है, ठीक है। अगर उसका कोई सबसे लीस्ट सबसे कम वाला डायमेंशन है, उसके मीन डायमेंशन के 0.6 से भी कम हो, तो बोलेंगे कि हाँ ये एग्रीगेट जो है एक फ्लैकी एग्रीगेट है। जैसे सपोज करते हैं कि हमने कोई एग्रीगेट लिया, यहीं पर एग्रीगेट लिया, इसका एक रैंडम साइज ले लेते हैं। ये चीजें क्लियर कर सकते हैं हम। हम्म, अगर यहाँ पे हम बात करें कि सपोज करिए ये है आपका जो ये डायमेंशन, सपोज करिए 5 mm है, 2 mm है, यहाँ पे 3 mm है, 1 mm है, ऐसे करके सपोज करिए अलग अलग फेसेस के हमने डायमेंशन नोट किए। 5 + 1 + 2 + 3, कोई एक और भी फेस है, सपोज करिए उसका 4 है। इसके मान लीजिए हमें 5 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, हमने सबका डायमेंशन नोट किया। 5 फेसेस है तो डिवाइड बाई 5 कर दिया, मीन्स कितना हुआ? 5 × 1 = 6, 6 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, 4 / 5 = 3। यानी इसका मीन डायमेंशन कितना हो गया? 3 mm। अब सपोज करिए कि इसका जो मीन डायमेंशन है, मान लीजिए यहाँ पे जो सबसे मीन डायमेंशन है
कि सपोज करिए इसका मेन डायमेंशन है 1 mm, तो अगर इसका मीन डायमेंशन इसके सॉरी, अगर इसका लीस्ट डायमेंशन यानी कि सबसे कम वाला डायमेंशन है इसके मीन डायमेंशन के 0.6 से भी कम हो, तब ये बोला जाएगा कि हाँ ये एक फ्लैकी एग्रीगेट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसका मेन डायमेंशन क्या है, 3। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का 0.6 कितना होगा, 1.8। ठीक, और यहाँ पे ये बात कर रहा है 1, यानी इसका जो लीस्ट डायमेंशन है इसके मीन डायमेंशन के 0.6 से कम नहीं है, यानी ये एग्रीगेट एक तरह से फ्लैकी एग्रीगेट नहीं है। ठीक, तो अगर कोई भी एग्रीगेट का जो सबसे लीस्ट डायमेंशन है वो उसके मीन डायमेंशन के 0.6 से भी कम है, तो उसको बोला जाएगा कि हाँ ये एग्रीगेट चपटा है, फ्लैकी एग्रीगेट है। अब जो हमारे पास फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज है उसमें ये कंडीशन है कि 6.3 mm से कम का अगर जो एग्रीगेट है उसके लिए वो गेज एप्लीकेबल नहीं है, यानी 6.3 से 63 तक की साइज जो है यही हम उस फ्लैकीनेस इंडेक्स गेज से मेजर कर सकते हैं कि इसके बीच का एग्रीगेट है, तो हम मेजर कर सकते हैं कि वो उनमें से फ्लैकी एग्रीगेट है कि नहीं है। और क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एग्रीगेट्स आर डिफेक्टेड बाय द फ्लैकी पार्टिकल्स ड्यू टू देयर स्ट्रेटिफाइड कंपोजिशन। इसके बारे में अभी भी आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे जब इलोंगेशन की बात कर लेंगे उसके बाद। एग्रीगेट विच पासेस थ्रू द फ्लैकीनेस गेज आर फ्लैकी। ओके, अभी आगे देखते हैं, ये तो एग्रीगेट्स हो गया हमारा। अब ये है हमारा फ्लैकीनेस इंडेक्स। रियलिटी में कैसा दिखता है पहले ये देखते हैं, इस तरह से। ये इमेजेस की वजह से थोड़ा चपटा दिख रहा है, बट एक्चुअली में जो पहली इमेज लगाई थी, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें क्या है अलग अलग सीव की तरह अलग अलग साइजेस बने होते हैं। और यहाँ पे ये इसमें काफी कोरोजन आ गया है, कोरोजन की वजह से यहाँ पे ये इसमें इनग्रेव जो साइज है वो नहीं दिख रहे हैं। अगर आप जूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा। हम इसके पहले वाले इमेजेस से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो साइज है ये कितना है, 63 to 50 के बीच में। यानी एग्रीगेट अगर 50 mm से 63 mm से पासिंग है और 50 mm पे रिटेनिंग है, यानी कि 63 mm का अगर सीव है उससे एग्रीगेट पास कर जाए और 50 mm पे रिटेन कर जाए, तो ये इस साइज के बीच में है, तो उसके लिए हम ये वाला गैप यूज करेंगे। ठीक है, ये 50 से 40 के लिए ये वाला गैप यूज करेंगे, 40 से 41 के लिए इसी तरह से हम यहाँ पे ये वाला गैप यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है 25 से 20, ये वाला गैप यूज करेंगे। अब ये गैप के बीच में ये साइजेस लिखे हुए हैं, ये 100, 90, 80, आखिर ये कैसे आए। तो मैंने अभी बताया कि 0.6 जो है ये होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए। अगर आपको दिखना है तो यही उसके गैप का बीच में है। अगर मैं बात करूँ 50 से 40 के लिए ये वाला गैप की बात कर रहा है, तो आखिर इसके बीच में ये गैप कितना होगा अगर हमें पता करना हो, तो एवरेज साइज कितना हुआ 50 और 40, यानी 50 mm से पासिंग है और 40 mm पे रिटेनिंग है, तो एवरेज साइज कितना हुआ 50 + 40/2 यानी कि 45। यानी हमारा एवरेज साइज जो हुआ वो हुआ हमारा 45। और अगर इस 45 को हम 0.6 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 27, यानी इसके बीच का जो गैप है वो कितना होगा, वो होगा 27। ये यहाँ पे मार्क भी है, देखिए यहाँ पे ये 27 लिखा भी हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो 19.5 लिखा हुआ है ये वही है, 40 + 25। तो एवरेज साइज कितना हुआ 40 + 25, 65/2 का अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 19.5। तो इस तरह से ये साइजेस हमें दिख रहे हैं। जिस तरह का पार्टिकल है साइट पे पड़ा हुआ, जैसे सपोज करिए आपके साइट पे 25 mm पे पासिंग और 20 mm पे रिटेनिंग साइज का एग्रीगेट आया है, तो हमें कौन सा गैप यूज करना है, हमें ये वाला गैप यूज करना है इस सीप का, इस फ्लैकीनेस गेज का। जिसके बीच की अगर हम बात करें तो उसके बीच का गैप कितना है 30.5। ये कितना स्टैंडर्ड कैसे निकला, ये इतना ही क्यों है, 25 + 20 यानी 45, 45/2 यानी 22.5,
और 22.5 का 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो 13.5 आया। तो ये अलग अलग साइज रेंजेस है। अब हमारे पास जिस से पासिंग जिस और किस से रिटेनिंग यानी एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट जो है, हम सिर्फ वही वाला जो है गैप यूज करेंगे। तो इस जो अलग अलग इसमें जो गेज में अलग अलग गैप्स बने हुए हैं, अगर एग्रीगेट इससे पास हो जाता है, ठीक, तो वो एग्रीगेट क्या हो जाएगा, चपटा होगा, फ्लैकी होगा। जो पास हो जाएगा वही तो चपटा होगा, और जो मोटा एग्रीगेट होगा वो पास ही नहीं होगा, वो रिटेन कर जाएगा। तो फ्लैकीनेस गेज में ये याद रखने वाली बात है, जो एग्रीगेट्स पास कर जा रहे हैं इस गेज को, वो एग्रीगेट अच्छे नहीं होंगे, ठीक, जो पास कर जाए। तो करना कैसा होता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। सपोज करिए आपके पास कहीं पर भी साइट पे ढेर सारे एग्रीगेट्स गिर चुके हैं, और आपको अब इसमें चेक करना है कि इस टोटल एग्रीगेट्स में से हमारे पास जो एक डंपर या दो डंपर लोडिंग में जो एग्रीगेट्स गिरा हुआ है, जो बलास्ट गिरा हुआ है, आखिर हमें देखते हैं कि आखिर उसमें कितने परसेंटेज जो एग्रीगेट है वो चपटे हैं। क्यों? क्योंकि साइट कंडीशन के लिए और बेसिकली रोड के लिए हमें सबसे बेस्ट सुटेड एग्रीगेट कौन से होते हैं, एंगुलर एग्रीगेट्स। हमारे लिए चपटे एग्रीगेट्स या फिर लंबे एग्रीगेट्स दोनों ही अनसुटेबल होते हैं। क्यों अनसुटेबल होते हैं? क्योंकि चपटे एग्रीगेट्स और और ये आपके इलोंगेटेड एग्रीगेट्स में एक तो स्ट्रेंथ कम होगी, दूसरा इसकी प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें एंगुलर एग्रीगेट्स की, तो इसकी अपने आप ही प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिससे हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ मिलती है। अगर हम बात करें कि ये फ्लैकी और इलोंगेटेड स्ट्रेंथ एग्रीगेट की, तो हमें इसे प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं मिलेगी। जैसे सपोज करिए कोई एक चपटा एग्रीगेट्स है, अगर हम अब एक एक एग्रीगेट तो जो है साइट पर मैनुअली रख नहीं रहे हैं, वो डायरेक्टली ट्रकों से या मान लीजिए कढ़ाई से मैनुअली जो गिराएंगे। आप सपोज करिए ये एक फ्लैकी एग्रीगेट किन्हीं दो या किसी एक एंगुलर एग्रीगेट्स का बीच में आ गया, तो यहाँ पे क्या है, कैविटी बन गई। अब इसके ऊपर जब हैवी लोडेड ट्रक जब मूव करेगा, तो ये क्या है, ये टूट जाएगा। अब ये रोड के नीचे कई लेयर्स हैं, कई लेयर्स से हमारी रोड बनी हुई है। सपोज करिए नीचे हमारा सबग्रेड है, उसके ऊपर बेस कोर्स, फिर तो अगर बेस कोर्स में ही नीचे कैविटी बनी हुई है और वो टूट गया, तो जैसे ही ये रिपीटेशन ऑफ लोड होगा, तो धीरे धीरे वहां पे रटिंग फेल्योर यानी रोड धसी हुई या छोटा पॉट होल्स के रूप में या रोड धसी हुई दिखाई देगी। तो एक तो स्ट्रेंथ भी हमको कम मिली, और बाद में रोड के डिके होने के चांसेस बढ़ गए क्योंकि प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं हुई। तो एंगुलर एग्रीगेट जो है मैक्सिमम सुटेबल होते हैं। कहीं कहीं पे हमने कंक्रीट के केस में पढ़ा है कि सर्कुलर एग्रीगेट्स भी जो है प्रॉपर सुटेबल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट के केस में है। अगर हम सर्कुलर एग्रीगेट की बात करें, सर्कुलर कहने का मतलब सर्कुलर तो 2D में हो गया, 3D में बात करें तो जो बिल्कुल राउंड एग्रीगेट्स हैं, राउंड एग्रीगेट्स की बात करें तो राउंड एग्रीगेट जो है रोड के लिए सुटेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर जब ये राउंड होंगे, तो इस दो एग्रीगेट्स के बीच में जो है फ्रिक्शन वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी इस वजह से काफी कम हो जाएगी। जब भी ऊपर हैवी लोड आएगा, तो ये इसके ऊपर स्टेबल ही नहीं होगा, बल्कि फिसल करके नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे आप सपोज करिए कांच की कई सारी गोलियां हैं छोटी छोटी, तो कंचे हम खेलते हैं, उनकी कई सारी गोलियां हैं। अगर आप उन पे खड़े होने की कोशिश करिए, तो क्या आप उस पे स्टेबिलिटी पा सकते हैं? नहीं। वो कांच की गोलियां इधर उधर बिखरना शुरू करेंगी, क्योंकि उनका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, और राउंड होने की वजह से उसमें प्रॉपर इंटरलॉकिंग नहीं है। जबकि ये जो एंगुलर एग्रीगेट्स है, अगर इसके टेक्सचर पे आप देखेंगे, तो इसका एक रफ टेक्सचर मिल रहा है, प्लस प्रॉपर इंटरलॉकिंग भी मिल रही है। तो राउंड एग्रीगेट्स इज सुटेबल ओनली फॉर द कंक्रीट वर्क। रोड के लिए ये कभी भी सुटेबल नहीं होते। रोड के लिए कौन से एग्रीगेट सुटेबल होते हैं? एंगुलर एग्रीगेट्स। फ्लैकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट भी सुटेबल नहीं होते। तो आखिर हमारे पास जब ढेर सारा, जैसे सपोज करिए रोड बना रहे हैं, और रोड पे आकर आपके ठेकेदार ने दो तीन चार ट्रक जो है वहां पर आके एग्रीगेट्स गिरा दिए हैं, और आपको अब चेक करना है कि इसमें कितने फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जो डीपीआर मिला है साइट का, उसमें ये बोला जाता है कि मैक्सिमम 30% से ज्यादा जो है वो फ्लैकी एग्रीगेट नहीं होनी चाहिए। तो वी हैव टू चेक कि आइदर यहाँ पे जो भी हमारे पास जो एग्रीगेट्स मिले हैं, उसमें कितने परसेंट ऑफ फ्लैग एग्रीगेट है। तो कैसे करेंगे, इस पूरे में से कहीं पर भी सपोज करिए हमने ऊपर से या कहीं से भी कुछ सैंपल में एग्रीगेट ले लिया, सपोज किया हमने 2 kg,
मान लो हमने 2 केजी एग्रीगेट्स वेट कर कर ले लिया और अगर हमें इसको पता है कि हमने किस एवरेज साइज का एग्रीगेट मंगाया है। सपोज करिए हमने 25 से 20 साइज का एग्रीगेट जो है यानी 25 सीव से पासिंग और 20 सीव की रिटर्निंग, ये हमारे एवरेज साइज का एग्रीगेट साइट पर आया है। और अगर हम इसको चेक करना है कि इसमें कितने परसेंट पार्टिकल फ्लैकी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा डायमेंशन यूज करेंगे, यहाँ पे सी में ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें पास करा कर देखना है। मान लीजिए 2 केजी एग्रीगेट्स में अब हम एक एक पार्टिकल्स को पास कराते जाएंगे। तो जितने एग्रीगेट्स इसमें से पास हो जाएंगे उसको एक तरफ रखेंगे और जितने एग्रीगेट्स पास नहीं होंगे उसको एक तरफ रखेंगे। मैंने क्या कहा कि जो एग्रीगेट इसमें से पास हो जाए वो कौन से एग्रीगेट होंगे, वो फ्लैकी चपटे एग्रीगेट्स होंगे। जो चपटा होगा वही तो पास कराएंगे। और इसमें इसको जो पास कराएंगे वो किस तरफ से कराएंगे, जो एग्रीगेट का सबसे लीस्ट डायमेंशन है, जो चपटा वाला भाग है उसकी तरफ से इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये 2 किलो एग्रीगेट हमने लिया यानी 2000 ग्राम जो हमने एग्रीगेट लिया। सपोज करिए इसमें जो दूसरी तरफ पास हो गए थे उन सारे एग्रीगेट्स को हम उठाए और जाके हम उनका वेट करके आ गए। तो हमने देखा कि लगभग 200 ग्राम हमको एग्रीगेट्स जो हैं वो हमको पास होके मिले। तो 200 ग्राम पास होके मिले और टोटल कितना लिया था हमने, 2000 ग्राम। तो कितना हो गया, 10%। ये हमें मिल गया कि हाँ हमारे पास इस सैंपल में टोटल फ्लैकी एग्रीगेट कितने हैं, 10%। तो इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि ये विद इन द रेंज जो भी हमें डीपीआर में मिला है। अगर वो कह रहा है वहां पे साइट कंडीशंस के हिसाब से कि आपको 10% से भी कम चाहिए, तो ये एग्रीगेट हमारे लिए क्या हो गया, अनसुटेबल हो गए। अगर वो बोलता है कि 20% चाहिए तो उस हिसाब से फिर ये सुटेबल है। तो ये चीज हमें चेक करनी होगी कि उसमें कितने परसेंट पार्टिकल जो हैं फ्लैकी हैं, चपटे हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं आगे इलोंगेशन इंडेक्स की, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि लिखा हुआ है इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन। यहाँ क्या बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट डायमेंशन, जो उस एग्रीगेट का सबसे मैक्सिमम डायमेंशन होगा, इज ग्रेटर देन द 1/8 ऑफ टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन की बात तो समझ में आ गई है। और इसमें एक याद रखने वाली बात यह है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एग्जाम्पल है, ये इलोंगेशन गेज में सिर्फ मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 50 होती है। मिनिमम रेंज दोनों की सेम है 6.3 लेकिन मैक्सिमम रेंज इलोंगेशन में 50 होती है, जबकि फ्लैकीनेस में 50 to 63 वाला भी इंक्लूडेड था। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे इस पे दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल आप एंड में देखिए यहाँ पे। हम्म आ गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 63 to 50 वाला भी इसमें साइज इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम बात करें इलोंगेशन इंडेक्स की, यहाँ देखिए ये इलोंगेशन इंडेक्स में यहाँ से दिख रहा है 6.3 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है 40 से 50 के बाद इसमें 50 से 63 वाला साइज नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी एक रियल फोटो देखनी है तो ये है। ठीक है, इस तरह से खूंटी जैसे बने हुए होते हैं और इनकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन की तरफ से हमको इसमें पास कराना होता है। फ्लैकीनेस इंडेक्स में क्या था, जो एग्रीगेट पास कर जा रहे थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन इलोंगेशन इंडेक्स में क्या है, जो इसकी तरफ रुक जाए, जो पास नहीं करें, वो है बेकार एग्रीगेट्स, वो लंबे पार्टिकल है। अब इसमें रियलिटी में एग्रीगेट्स की बात करते हैं कि आखिर देखेंगे कैसे। ये हमारे पास 3 तरह के एग्रीगेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये वन, ये टू और यहाँ पे थ्री, 3 तरह के एग्रीगेट दिए हुए हैं। तो देखने से ही लग रहा है कि ये एक ऑन ऑन एन एवरेज ये वाला एक एंगुलर एग्रीगेट्स है। ये ऑलमोस्ट फ्लैकी एग्रीगेट्स, ये सिर्फ देखने से लग रहा है।
अभी हम इसको एम्पिरिकली प्रूव नहीं कर सकते कि ये फ्लैकी एग्रीगेट है या नहीं है। ये हम कैसे प्रूव कर पाएंगे? उस गेज की मदद से। और ये एक लंबा यानी ये इलोंगेटेड पार्टिकल्स लग रहा है। तो ये इसमें डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या बोल रहा है, या आईएस कोड डेफिनेशन से क्या बोलता है कि जो इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, जैसे अगर हम बात करें इसको स्केल से मदद करें, तो यही इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है। सपोज करते हैं इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन मान लीजिए 6 mm है। ठीक है। और इसके और भी फेसेस हैं, जैसे ये एक डायमेंशन हुआ, ये एक डायमेंशन हुआ, यहाँ पे एक डायमेंशन हुआ। ठीक है, ये एक डायमेंशन हुआ आपका, यहाँ पे एक डायमेंशन हुआ। तो इस तरह से जितने भी 6 7 जितने भी फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सबको ऐड कर लेना है। और उतना नंबर ऑफ फेसेस, जैसे मान लीजिए 6 फेसेस का डायमेंशन डिवाइड बाई 6, तो इसका मेन डायमेंशन आ गया। मान लीजिए इसका मेन डायमेंशन सपोज करिए 9 mm है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है, मैक्सिमम डायमेंशन कौन सा है? 6 mm, ये वाला। ये जो मैक्सिमम डायमेंशन है, इसके मीन डायमेंशन के 1.8 टाइम्स से भी ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसका मीन डायमेंशन 9 है और 9 का 1.8, मान लीजिए कुछ एक्स हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ऑलमोस्ट दुगने के बराबर यानी 18, लगभग 16 17 के करीब से भी ज्यादा है, तभी ये क्या होगा? इलोंगेटेड पार्टिकल होगा। ठीक, यही डेफिनेशन में कह रहा है कि अगर उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई इस तरह से हमारे पास एक कोई लंबा सा पार्टिकल है, इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन क्या है? ये तो हो गया मान लीजिए 9 mm, एक एग्जांपल लिया है मैंने। इसके अलावा ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, एक तीन डायमेंशन है। इस तरह से और भी डायमेंशन होंगे। जब इसके छेवों फेस का मान लीजिए हमने डायमेंशन लिया, तो वो निकल के आया 6 mm। तो इसका जो 9 mm ग्रेटेस्ट डायमेंशन हो गया, मीन डायमेंशन हो गया 6। तो अगर इसका ये ग्रेटेस्ट डायमेंशन इसके मीन डायमेंशन के 1.8 टाइम से भी ज्यादा है, तो ये एग्रीगेट हो जाएगा इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग साइजेस हैं। अब इन साइजेस की बीच की बात करते हैं कि ये 81 है। ये पिछली बार से हमें बिल्कुल रीड होकर समझ में आ जाएगा। ये 81 गैप बनाया गया है। और क्वेश्चन आने लगा है अब ये कि ये 81 mm ये क्या इसके सेंटर से है या इनर फेसेस से है? ये 81 mm बिल्कुल इनर फेसेस से है। जो स्टील के जो बने हुए हैं सर्कुलर खूंटी जैसे, ये इसके इनर फेसेस से हैं, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो ये 81 कैसे आया? एवरेज साइज की बात करें तो 50 प्लस 40, इस एग्रीगेट के लिए इसको यूज करेंगे हम। तो 50 प्लस 40 को का एवरेज मतलब क्या हुआ? 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45। और 45 का यहाँ पर 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 45 का 1.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 81। तो इसीलिए इसके बीच का गैप है 81। इसी तरह से अगर किसी में भी साइज देखना हो, जैसे सपोज करिए 40.5 ही क्यों है, तो ये क्यों है? क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है? 25 और 20 के बीच के लिए। यानी को वो एग्रीगेट्स, ऐसे एग्रीगेट जो हमारे पास सैंपल के लिए आए हैं, जिनको हमको चेक करना है, अगर वो 25 mm पे पासिंग है और 20 mm पे रिटेनिंग है, तो उनका एवरेज साइज कितना हुआ? 22.5। 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 22.5। और 22.5 का मल्टीप्लाई किया हमने 1.8 में, तो वो कितना आएगा? 40.5। ठीक है। ये सारे डायमेंशन जो हैं में, मिलीमीटर्स में हैं। देखिए यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है कि कौन सा कोड यूज होता है। तो ये होता है IS 2386 पार्ट 1, जिसमें हम IS कोड में ये बात करता है कि एग्रीगेट के शेप की, जिससे हम निकालेंगे इलोंगेशन लेंथ, इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये इसमें कोरोजन काफी आ गया है, तो दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको जूम आउट करके आप देखेंगे तो इसमें ये इनग्रेव्ड वाले दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6.3 से 10 है, 10 से फिर आपका 12.5 होगा या 15 होगा, देन 20 से 20.5 होगा, जो भी इसका साइज अपना है, ये अप टू द 50। जैसे ये वाले की बात करें हम, ये कितने के लिए? 40 से 50 के बीच के लिए। सपोज करिए आप पे साइट पे जो बड़े बड़े ब्लास्ट गिरे, जिनका एवरेज साइज लिखा हुआ है कि हाँ वो 50 mm से पासिंग और 40 mm पे रिटेनिंग वाले एग्रीगेट आपके साइट पर हैं, और उनमें हमको चेक करना है
कि कितने पार्टिकल जो हैं वो इलोंगेटेड हैं। तो यही वाला हमें इसमें यूज़ करना है। सपोज़ करिए आपने उसमें से 2 केजी या 3 केजी मान लीजिए, 3 केजी कहीं से भी एक सैंपल रूप में एग्रीगेट उठा लिया, 3000 ग्राम, और एक-एक एग्रीगेट को पकड़ करके इससे हम इसमें से पास कराएँ। किस तरफ से पास कराएँगे? जो उसका मैक्सिमम डायमेंशन है। जैसे अगर कोई एक एग्रीगेट इस तरह से लंबा है, तो इसको बिल्कुल इस तरह से पास कराएँगे और इस तरह से पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो पास करके इधर आ जाता है, पास हो जाता है, तो वो इलोंगेटेड पार्टिकल नहीं है, और अगर पास नहीं होता है, रुक जाता है, तो वो इलोंगेटेड पार्टिकल है। फ्लैकीनेस इंडेक्स में जो उससे पास कर गया था, वो बेकार एग्रीगेट था, वो चपटा एग्रीगेट था, वो फ्लैकी एग्रीगेट था। और यहाँ पर इलोंगेटेड में जो पास नहीं करा, वो बेकार एग्रीगेट है, वो इलोंगेटेड पार्टिकल है। ठीक है? तो अब सपोज करिए कि यहाँ पे हमने 3 केजी एग्रीगेट लिया। सपोज करो कि 200 ग्राम या 300 ग्राम या टोटल 600 ग्राम एग्रीगेट जो है वो रुक गए, वो पास नहीं करे। तो 600 ग्राम एग्रीगेट पास नहीं करे, टोटल हमने कितना लिया था? 3000 ग्राम। कितना आया? 20%। यानी हम बोल देंगे कि आपके जो एक डंपर या दो ट्रक, 3 ट्रक जितना भी एग्रीगेट गिरा है, 3 4 5 जगह से सैंपल लेके उसका एक एवरेज ले लेंगे और बता देंगे कि इतने परसेंट पार्टिकल इसमें से फ्लैकी हैं। हमारे पास डीपीआर की वो होगी जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि वो विद इन द रेंज है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो वो बलास्ट हमारे उस साइट के लिए अनयूज़फुल है, हमको उसको वापस भेजना होगा। अब यहाँ पे ये उसके साइजेस बताया हुआ है, ये मैंने पहले भी बता दिया, जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन ऑफ थिकनेस एंड लेंथ गेज। ओके, यहाँ पे देखो 63 टू 50, यानी 63 mm से पासिंग और 50 mm पे रिटेनिंग एग्रीगेट है। तो थिकनेस गेज या फ्लैकीनेस गेज के बीच का साइज कितना होगा? गैप 33.90। कैसे निकला भाई? 63 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया आपका एवरेज साइज, और उसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 में, तो वो आ गया। ये इसमें क्यों नहीं दिया हुआ है? मैंने बताया था 63 से 50 वाला तो साइज रेंज ही नहीं है लेंथ गेज में, तो इसमें ये क्यों आएगा? उसी तरह से सबसे लीस्ट डायमेंशन आप देखिए, और ये जो साइज है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पे 1.8 का मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ का कितना मल्टीप्लाई किया गया है? 0.6 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये नीचे लिखा भी है। हाँ, अब जनरली बात करते हैं कि ये कितना होना चाहिए। तो इतना बड़ा डाटा अगर आपको नहीं याद हो रहा, तो आप सीधे-सीधे इसको याद रखिए 30%। 30% एक मैजिकल वैल्यू है, अगर आप उसको याद रख दें, कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी चीज़ में अगर आपसे पूछता है, आपसे क्रशिंग में पूछता है, आपसे इम्पैक्ट में पूछता है, आपसे शेप वाले में पूछता है कि भाई मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो आप सीधे-सीधे 30% याद रखें। आपसे पूछे कि कोई भी एग्रीगेट है, उसकी वो मैक्सिमम अ, कितने परसेंट उसमें एग्रीगेट है जिनकी इम्पैक्ट वैल्यू इतनी-इतनी होनी चाहिए, तो 30%। ज़्यादा इम्पैक्ट वैल्यू मतलब स्ट्रेंथ उसकी अच्छी नहीं है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ये अच्छा, ये एब्रेजन वैल्यू है, इम्पैक्ट है। यहाँ पे हमको कौन सा ढूँढना है? शेप वाला ढूँढना है। हाँ, ये ऊपर रहा पार्टिकल शेप, फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन, ये मैक्सिमम 35 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, 35 लिख लो, लेकिन 30 भी करेक्ट है। कि मैक्सिमम जो है 30% होना चाहिए। और ये किसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन है? इंडियन रोड कांग्रेस 111 2009 के हिसाब से। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? कि मैक्सिमम एग्रीगेट जो हमें साइट पे मिलते हैं, उसमें इलोंगेटेड पार्टिकल ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बल्कि उसमें फ्लैकीनेस पार्टिकल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। यानी चपटे एग्रीगेट की बात करें तो हमारे लिए चपटे एग्रीगेट को निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम साइट कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम एग्रीगेट जो है हमें फ्लैकी ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो भी एग्रीगेट है हमारे पास, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, वो कैसे बने हुए हैं? वेदरिंग कंडीशन के थ्रू धीरे-धीरे कई सारे लेयर्स के बाद उनका मॉडिफिकेशन, कई सारे लेयर का ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर और वेदरिंग कंडीशन के हिसाब से डिकम्पोजिशन कंपोजिशन की वजह से वो एक रॉक के फॉर्म में जनरेट हो गया है। तो जब हम उसको ब्लास्टिंग करते हैं, टीएनटी लगा के फोड़ते हैं, या फिर जंपर टूल या किसी भी चीज़ को जब तोड़ते हैं, तो वो क्या है? उन्हीं स्ट्रैटिफाइड, मतलब कहने का मतलब है किसी भी एग्रीगेट का लेयर बाय लेयर बने होना।
जब लेयर बाय लेयर बने भी हैं, तो टूटने की मैक्सिमम कंडीशन भी इन्हीं लेयर बाय लेयर्स में होती है। तो इसीलिए जो है चपटे वाले एग्रीगेट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर ब्लास्टिंग की वजह से या जंपर टूल की वजह से जो है तब तोड़ेंगे या हैमरिंग करने से तोड़ेंगे, तो उन लेयर में जो स्ट्रेंथ कम होगी, सबसे पहले वो लेयर से क्रैक होगा। तो इसीलिए हमें चपटे एग्रीगेट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और वही चेक करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इसका वीडियो भी मैंने बना के जो लैब में है वो भेज दिया है, तो वो भी आपको क्लास समझ में आई होगी। और अगर इस पे कोई डाउट है तो आप वापस से रिवर्ट में मुझे मेल में या इसमें डाउट पूछ लेना। ये इसके रेफरेंसेस हैं। ये आईआरसी कोड तुम देख सकते हो, IRC 111। और इसके लिए जो कोड है IS2386, वो डाउनलोड करके इसको, और भी जो कि रिवाइज्ड हो गया है 2016 में, वहां से देख सकते हो कि कौन कौन से हमें एग्रीगेट्स पे शेप टेस्ट के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। ओके, थैंक यू। जो भी डाउट्स हो वो मेल के थ्रू पूछ सकते हो।